मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी केस फाइल्स देखी हैं। एक जांचकर्ता के तौर पर आपको अजीबोगरीब चीजों की आदत हो जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश के बेरमपुर गांव की ये फाइल, सच कहूं तो इसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी है। इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे जहां सदियों पुरानी लोक कथाएं और आधुनिक विज्ञान एक बहुत ही भयानक मोड़ पर आकर टकराते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। हम उन सबूतों और घटनाओं को एक एक करके खंगालेंगे जिन्होंने बेरमपुर को एक जीते जागते दुस्वप्न में बदल दिया। आइए इस अंधेरे रहस्य में कदम रखते हैं, लेकिन जरा संभल कर, क्योंकि जो सच सामने आने वाला है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मेरी डेस्क पर इस केस की कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स रखी हैं। जब मैंने पहली बार उन्हें सुना तो शुरुआत में उपकरणों में दर्ज हुई बस एक रहस्यमयी बीप बीप की आवाज थी। मैं सोच रहा था कि शायद कोई तकनीकी गड़बड़ी है, लेकिन फिर अचानक वो बीप बीप एक भारी, लयबद्ध और खौफनाक मंत्र में बदल गई। बम बम बश, बम बम बश। यकीन मानिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये मौत की दस्तक है। बेरमपुर के घने जंगलों और सुनसान रास्तों में गूंजने वाला ये मंत्र एक ऐसा पारलौकिक संकेत है जिसे विज्ञान कभी नहीं समझा सकता। सोचिए, एक सुनसान रास्ता और ठीक आपके पीछे से आती ये भारी कदमों की आहट, और ये मंत्र किसी की भी रूह कंपाने के लिए काफी है। अब इस केस के मुख्य संदिग्ध सामने आते हैं, या यूं कहें कि साक्षात मौत। गांव वाले इन्हें निशिर मोलो कहते हैं, और उनके लिए ये कोई डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक खौफनाक हकीकत है। ये 4 भयानक साए हैं जो हर शनिवार की रात अपने कंधों पर एक रहस्यमयी ताबूत उठाए गांव की सड़कों पर घूमते हैं। और सबसे डरावनी बात जानते हैं, अगर किसी ने भी भूल से इनकी तरफ देख लिया तो उसका जिंदा बचना बिल्कुल नामुमकिन है। ये महज एक अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा गहरा खौफ है जिसने पूरे बेरमपुर को लकवाग्रस्त कर रखा है। जब मौत आपके दरवाजे पर खड़ी हो तो सर्वाइवल के कुछ कड़े नियम होते हैं। इस फाइल में मदन के पिता का एक बयान है। उन्होंने मदन को जो समझाया वो कोई आम चेतावनी नहीं थी। कदम 1, उन भारी कदमों की आहट और मंत्रों को ध्यान से सुनें। कदम 2, बिना एक पल गवाए तुरंत छिप जाएं। कदम 3, बिल्कुल खामोश रहें और कभी भी उनसे आंख न मिलाएं। एक जांचकर्ता की नज़र से जब मैं इन नियमों को देखता हूं तो समझ आता है कि वहां का माहौल कितना दमघोटू है। और अगर ये नियम टूटे तो क्या होता है, इसका भयानक सबूत अगली रिपोर्ट में है। और यहीं वो भयानक गलती हुई। नियम टूट गया। मदन ने झाड़ियों के पीछे से उन्हें देख लिया। जो मंत्र गूंज रहा था, बम बम बश, वो अचानक एकदम से रुक गया। सन्नाटा छा गया। मदन को लगा कि शायद खतरा टल गया है, लेकिन जैसे ही वो पलटा, वो चारों ताबूत वाले शख्स ठीक उसके पीछे खड़े थे। अगली सुबह मदन एक बरगद के पेड़ के पास जिस रहस्यमयी और भयानक हालत में मिला, उसकी आंखों में जो खौफ जमा था, वो चीख चीख कर गवाही दे रहा था कि निशिर मोलो की किंवदंती 100% सच है। आगे बढ़ते हैं केस के अगले हिस्से की तरफ। आधुनिक उत्प्रेरक, दिल्ली की वैज्ञानिक महत्वाकांक्षा। तो आखिर दिल्ली की 2 पढ़ी लिखी लड़कियां मेघना और इशिता इस श्रापित गांव में आईं क्यों? इस पूरी जांच का केंद्र बिंदु है मृत्युंजय अमृत। इशिता की एक प्राचीन किताब में इस जादुई तरल का जिक्र था जो अमरता का रहस्य समेटे हुए है। प्रोफेसर जयदेव के लिए काम करते हुए इशिता इस पुरानी दंत कथा को विज्ञान में साबित करना चाहती थी। कहा जाता है कि ये हरा तरल पूर्णिमा की रात एक खास पेड़ से टप टप करके गिरता है। इस अमृत को पाने की लालसा ने उन्हें इतना अंधा कर दिया था कि उन्होंने रास्ते में आने वाले हर खतरे को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जांच में जो सबसे डरावना संयोग सामने आया, उसने मुझे हिला कर रख दिया। एक तरफ देखिए मेघना का वो भयानक सपना, एक 400 साल पुराना सुनसान जंगल, एक विशालकाय पक्षी जो उसका पीछा कर रहा है, और हरे पानी वाला एक रहस्यमयी पेड़। और दूसरी तरफ इशिता की वो प्राचीन किताब। उस किताब के पन्नों में बिल्कुल वही पेड़ बना था जो मेघना रोज अपने सपनों में देख रही थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। जब विज्ञान और रहस्य इतने भयानक तरीके से आपस में जुड़ने लगे तो समझ लीजिए कि तबाही करीब है। इसी डरावने संयोग ने उन्हें बहरमपुर की उस खौफनाक यात्रा पर मजबूर कर दिया। हमारी फाइल का अगला भाग, मिलन, बहरामपुर में 2 दुनियाओं का भयानक टकराव। उनके गांव में कदम रखते ही अब शगुनों का जो सिलसिला शुरू हुआ वो किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। जैसे ही मेघना और इशिता बहरमपुर पहुंची, अचानक एक बेमौसम की आंधी ने गांव को घेर लिया। सूरज अचानक खौफनाक काले बादलों के पीछे छिप गया।
लेकिन सबसे पुख्ता सबूत तो ये है, जैसे ही उन दोनों ने मुखिया के घर में कदम रखा, वहां के मंदिर में जल रहा दीपक रहस्यमयी तरीके से बुझ गया। ये सिर्फ मौसम का बदलना नहीं था, ये एक साफ इशारा था कि उनके वहां पहुंचने से सदियों से सोई हुई कोई बहुत ही शैतानी शक्ति अब जाग चुकी थी। इस केस में दो बिल्कुल अलग और विचलित करने वाले नजरिए देखने को मिलते हैं। एक तरफ शहर की ये लड़कियां हैं जो बिल्कुल बेफिक्र हैं, वो गांव वालों को अजीब मान रही हैं, अपनी पहचान छिपाने के लिए 5 गांव की रिसर्च का सफेद झूठ बोल रही हैं और ऑमलेट के मजाक कर रही हैं। और दूसरी तरफ गांव वाले और पुजारी हैं जिनकी रूह कांप रही है। वो उस बुझे हुए दीपक का असली मतलब समझते हैं, वो उस आने वाले मौत के साये को महसूस कर रहे हैं। विज्ञान का ये अंधापन और लोक कथाओं का ये गहरा खौफ, यही वो विरोधाभास है जो इस केस को और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। एक जांचकर्ता के तौर पर मैं हमेशा टाइमलाइन पर फोकस करता हूँ। आइए इस खौफनाक रात की कड़ियों को जोड़ते हैं। 400 साल पहले का वो राजा, सूरजभान का श्रापित राजमहल, सुबह 9 बजे मेघना का उस खौफनाक सपने से जागना, दोपहर में उनका गांव पहुंचना और उस अजीब तूफान का शुरू होना, और फिर रात के ठीक 12 बजे आधी रात मुखिया का बेटा अनुज उन लड़कियों को लेकर उस निषिद्ध 400 साल पुराने खंडर की ओर निकल पड़ता है। आधी रात का समय और एक ऐसा खंडर जहां जाने की सख्त मनाही है, ये एक बहुत बहुत बड़ी गलती थी। उन खंडहरों के अंदर की रिपोर्ट पढ़कर ही मेरा दम घुटने लगता है। बाहर भयानक आंधी चल रही थी और अंदर उस बिल्कुल खाली गलियारे में अचानक किसी अदृश्य सिपाही के भारी जूतों की गूंज सुनाई देने लगी। कोई नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ वो भारी कदम थे। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वो है मेघना की स्थिति। उसे वहां की हर एक चीज, हर एक दीवार जानी पहचानी लग रही थी। एक डरावना देजावू। दिल्ली की एक आम लड़की को 400 साल पुराना श्रापित खंडहर अपना सा क्यों लगेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी जांच को एक गहरे अंधेरे में धकेल देता है। अब हम पहुंचते हैं इस जांच के सबसे खौफनाक हिस्से पर। जागरण, वे लौट आए हैं। जंगल की सरहद पर घटी वो घटना, वो इस फाइल का क्लाइमैक्स है। संपत और कप्ता रात के अंधेरे में पत्ते खेल रहे थे। अचानक आंधी के बीच वो 4 आदमी, निशिर मोलो, अपनी लाल चमकती आंखों के साथ वहां आकर रुक गए। हवा एकदम थम गई। उन चारों की खौफनाक नजरें संपत और कप्ता पर गड़ी थी, और तभी उनके कंधों पर रखा वो रहस्यमयी ताबूत धीरे धीरे खुलने लगा। ठीक उसी पल राजमहल में भी किसी भारी दरवाजे के खुलने की गूंज हुई, और फिर एक ऐसी चीख गूंजी जिसने पूरे बेरमपुर को बिस्तर से उठा दिया। वो चीख बता रही थी कि जो नहीं होना चाहिए था वो हो चुका है। और उस खौफनाक चीख के साथ ही मेरी ये जांच एक ऐसे अंधेरे मोड़ पर आकर रुक जाती है जहां जवाबों से ज्यादा डरावने सवाल हैं। आखिर ये निशिर मोलो असल में है कौन, और वो ताबूत क्यों खुला? उस मृत्युंजय अमृत में ऐसा क्या छिपा है जिसकी कीमत लोगों की जान है? और सबसे बड़ा सुराग, वो 400 साल पुराना राजमहल मेघना नाम की उस आधुनिक लड़की को क्यों पुकार रहा है? ये सवाल मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे हैं। इन सवालों के जवाब क्या होंगे, ये सोचना ही रूह कंपा देता है। सच कहूं तो ये केस फाइल अभी बंद नहीं हुई है, और शायद कभी होगी भी नहीं।